हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ सेशन ट्रायल, यानी कि सेशन कोर्ट में एक कोर्ट केस कैसे चलता है। देखो भाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब होंगे, पीपी बोलते हैं पॉपुलरली, हिंदी में सरकारी वकील भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो ये माना जाता है कि वो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, तो स्टेट यानी गवर्नमेंट उसको डिफेंड करती है अपना वकील लगा के। यानी अगर किसी के घर चोरी हो तो उसको वकील नहीं करना, उसको सरकारी वकील मिलेगा, वो उस केस को लड़ेगा। प्राइवेट एडवोकेट वो लगा सकते हैं, लेकिन वो पीपी साहब के अंडर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर रह के ही केस लड़ेगा। अगर उनसे कुछ कोर्ट में बोलना भी है तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और जिस पर चोरी का आरोप है वो तो ऑब्वियसली अपना प्राइवेट वकील लेके आएगा और केस चलेगा। तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है। मैं पढ़ता चला जाता हूं, कहीं एक लाइन भी टेक्निकल नहीं है जो मेरे को समझानी हो, फ्रैंकली। बस आप इसको पढ़ लोगे तो भी समझ लोगे, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। वही होगा, एक आदमी से पूछा जाएगा जब केस चलेगा, उसके गवाह वगैरह के बाद, हाँ भाई बताओ, पहले चार्ज फ्रेम कर देंगे, चार्ज उसको बता देंगे, फिर उससे पूछ लेंगे भी बताओ अगर आपको लगता है आपने अपराध किया है तो एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद भी जज साहब की मर्जी है, मजिस्ट्रेट की, कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। अगर कर लेते हैं तो फिर बात ही खत्म हुई और जजमेंट हो जाएगी, है ना। और नहीं है, अगर शुरू में ही लगता है केस में कुछ दम नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। अगर केस चलाया जाएगा तो फिर नेचुरली एविडेंसेस आएंगे, विटनेसेस आएंगे, लास्ट में फिर जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगी। मतलब अगर आप इसको एक बार बस पढ़ के भी चले जाओगे ना तो भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, आई एम श्योर। तो अब सेक्शन 248, इसमें बहुत सारे सेक्शन है, एक एक करके गिनती वाइज में पढ़ाते जाऊंगा। तो इसमें यही है कि जो ट्रायल है ये कंडक्टेड बाय जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक है ना। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि जो हमारा क्रिमिनल ट्रायल है ये पीपी साहब करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। अब इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जरूरत किस लिए? बिकॉज दे रिप्रेजेंट्स द स्टेट। मैंने पहले बोला क्रिमिनल केसेस में वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखते हैं, विटनेस को एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन करते हैं, कोर्ट को असिस्ट करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो इम्पार्शियल रहे। आप समझिएगा, ऐसा पीपी साहब की कोशिश नहीं होती कि भैया अब मैं केस में आया हूं तो इसको सजा करा के ही जाऊंगा, क्योंकि पीपी साहब को क्या पता जिस पर आरोप लगा है उसने क्राइम किया भी है कि नहीं, पकड़ा तो गया, मान लेते हैं एविडेंसेस भी हैं, लेकिन फाइनली कई बार कुछ और ही पिक्चर निकल के आती है। तो इसलिए पीपी साहब फेयरली, इम्पार्शली डील करेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, बिल्कुल ठीक है। एंड ही मस्ट एक्ट फेयरली, ऑब्जेक्टिवली एंड जो लास्ट वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंटली। देखो, काम उनका अपराधी को सजा दिलाना ही है, बट फिर भी वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर ओपनिंग ऑफ द केस, यहां से केस शुरू होगा। क्या होगा जी? सबसे पहले जब केस कोर्ट के पास जाएगा तो सबसे पहले एक्सप्लेनिंग द चार्जेस होगा। क्या आपने अपराध किया है ये समझाया जाएगा, और मतलब एक्सप्लेनिंग द चार्जेस होगा, यानी कि पीपी साहब ये बताएंगे कि क्या क्या अपराध हैं और कौन से एविडेंसेस लाए जाएंगे, अबाउट द एविडेंस दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। यानी एक तरह से पीपी साहब कोर्ट के सामने रखेंगे कि ये चार्जेस और ये एविडेंस। इसका एग्जाम्पल अच्छा है पढ़ने वाला, एक मर्डर का केस था। अब पीपी साहब ने ये बताया कि मिस्टर ए इज चार्ज विद मर्डर, कि भाई ये बंदे पे आरोप है, और मैं कैसे प्रूव करूंगा? मैं प्रूव करूंगा आई विटनेसेस, सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मैं ये तीन चीजें यूज करूंगा, और मैजिस्ट्रेट को बोला कि मैं इस तरह से मिस्टर ए के ऊपर अपना चार्ज प्रूव करूंगा। चलो खैर, लेकिन अगर फिर भी सारी बात सुनने के बाद बात में दम नजर ना आए, आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, आफ्टर रीडिंग एंड गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट, सब कुछ, लेकिन द जज फाइंड्स देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, उनको लग रहा नहीं बात में कुछ खास दम नहीं है, तो वो छोड़ भी सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यस, शुरुआत में ही छोड़ सकते हैं, उनको नहीं लग रहा कि कुछ दम है तो छोड़ सकते हैं। डिस्चार्ज इज डन बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। आप बोलोगे सर वो तो पीपी साहब ने बता दिए चार्ज, वो चार्ज उन्होंने बताए लेकिन अभी फ्रेम नहीं हुए, मतलब वेल डिफाइन नहीं हुए, ठीक है ना। तो अगर जज साहब को लगता है कि कोई खास ग्राउंड नहीं है, अगर ग्राउंड है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन हाँ रीजंस जज साहब रिकॉर्ड कर देंगे। और आप अगर छूटना चाहते हो तो 60 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तो अगर लगेगा जज साहब को कि हाँ ठीक है,
इसने कुछ ऐसा लगता नहीं कि ज्यादा कुछ किया है, तो उसको छोड़ भी सकते हैं। खैर, अगर नहीं ऐसा लगता तो फिर आगे बढ़ेंगे और हम चार्जेस फ्रेम करेंगे, राइट। नाउ इफ द जज फाइंड्स सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड अगेंस्ट द एक्यूज, लगता है कि हाँ कुछ है, ही शैल फ्रेम द चार्जेस, राइट। चार्ज का मतलब हो गया ऑफेंस, क्या किया है आपने। चार्ज हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ लिया, थेफ्ट किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, असॉल्ट किया है, क्या किया है। तो वो डेफिनेशन, वो वर्ड एग्जैक्ट लेके आएंगे कि ये आपने अपराध किया है, ठीक है। अगर मामला छोटा होगा तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या जेएमएफसी, ये भी पहले बता चुका हूं क्या होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। देखो सेशन कोर्ट में तो सीरियस मैटर चलते हैं जिनमें रेप मर्डर टाइप कुछ बड़े, जिसमें सजा 10 साल ज्यादा, इस तरह के सीरियस मैटर्स जो हैं वो सेशन कोर्ट में चलते हैं। अगर लगता है कोई केस गलती से सेशन कोर्ट में आ गया लेकिन वो है अभी भी जेएमएफसी लेवल का ही, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो वो वहीं वापस कर देंगे। चलो अब मान लेते हैं कि केस उन्हीं के पास चल रहा है, वो जो भाई साहब हैं जिन पर आरोप है वो एडमिट कर लेते हैं, साहब मैंने गलती की है, मुझसे ये अपराध हो गया। खैर अभी भी ये कंपलसरी नहीं है कि वो उन्होंने बोल दिया तो तुरंत जज साहब कहेंगे लो आ गया मजा, केस तो खत्म, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जज उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, या मना भी कर सकते हैं। तो खैर कुल मिलाकर यही है कि अगर उसने बोल दिया, जज साहब को भी ठीक लग रहा है, तो खत्म, कन्विक्शन, आरोप तय, बात खत्म। बट प्ली ऑफ गिल्ट मस्ट बी वॉलेंट्री, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जज मस्ट रिकॉर्ड द प्ली, वो तो है ही। कन्विक्शन इज डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी, ये है पॉइंट डिस्कस करने वाला जो अभी बताया, रिपीट ही कर रहा हूं। एक बंदे ने कहा जी मैंने गुनाह कबूल किया, तब भी जज साहब उसको जबरदस्ती सजा ही देंगे, कोई जरूरी नहीं है। कन्विक्शन का मतलब सजा देना, ये मान लेना कि हाँ बंदे ने गलत किया है। कन्विक्ट होता है अपराधी, नहीं तो होता है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड होता है आरोपी, आरोपी और अपराधी में फर्क है। एक्यूज्ड आरोपी मतलब जिसपे आरोप लगा, और कन्विक्ट का मतलब दोष सिद्ध अपराधी कि हाँ इसने तो किया ही है। सो कन्विक्शन इज डिस्क्रिशनरी, जज साहब देखेंगे देनी है कि नहीं देनी, इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर नहीं कन्विंस हुए तो वो फिर ट्रायल चलाएंगे, ट्रायल मतलब केस चलाएंगे, ऐसे समझ लो। एक डेट फिक्स होगी, आ जाओ भैया जंगे मैदान में, अपने अपना ले आओ जो भी लाना है। और इस पर्पस के लिए अगर कोई सम्मन इशू करना है फॉर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनी अदर कुछ भी जो भी सामान चाहिए केस लड़ने के लिए, तो आ जाओ और शुरू करो। अब ऑन फिक्स डेट क्या होगा, दोनों पार्टियां बोलेंगे अपना अपना, अगर जरूरत लगती है तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, अदरवाइज दोनों पार्टीज अपनी अपनी चीजें रखेंगी। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस भी होगा, अगर लगता है कि क्रॉस एग्जाम बाद में करना है, थोड़ा पोस्टपोन करना है, वो भी कर सकते हैं। किसी का हो चुका दोबारा बुलाना है, वो भी कर सकते हैं। वो तो देखो भाई जज साहब के पास पूरी पावर्स है। सारी कहानी सुनने के बाद भी एक्विटल हो सकता है, बरी होना। शुरू में तो डिस्चार्ज वर्ड था कि अभी केस फ्रेम चार्ज किया नहीं, शुरू में लग रहा दम नहीं है तो डिस्चार्ज बोलते हैं, लेकिन बाद में फ्रेम चार्ज होने के बाद, कहानी वानी होने के बाद फिर एक्विटल आ जाता है। The accused is examined and both the prosecution and defense are heard, दोनों का हो गया no evidence, अभी भी लग रहा है, then judge जो है वो accused को acquit कर देंगे, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, because it is acquittal for lack of evidence। अगर नहीं prosecution prove कर पा रही, उनके पास sufficient evidence नहीं है, तो छोड़ना पड़ेगा, right? सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेट ऑफ बिहार रमेश सिंह 1977, देखो 50 साल पुरानी जजमेंट है ये, और आज तक खड़ी है अपनी जगह पे। इफ द प्रोसिक्यूशन कंप्लीटली फेल्स टू प्रोड्यूस एविडेंस, कुछ नहीं निकाल पा रहे तो छोड़ना पड़ेगा, द कोर्ट इज बाउंड टू एक्विट, छोड़ो उसको। फिर दूसरा केस है शिवमणि वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें भी इन्होंने कहा कि अगर कोई एविडेंस नहीं है फिर तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा भी एविडेंस है, इफ देयर इज सम एविडेंस, चाहे कमजोर है, तो एक्यूज्ड को बोलेंगे भैया अपना डिफेंस लेके आ, ऐसे होता है। खैर 256, अब डिफेंस की बारी आई, वो भी नेचुरली अपने कुछ तो पॉइंट रखेगा, एकदम से तो हार मान नहीं जाएगा। सो ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस, वो कुछ भी कर सकता है, ऑरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, रिटन स्टेटमेंट, विटनेस, डॉक्यूमेंट्स, जो उसको अपने पक्ष में लाना है उसको लाने दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कोर्ट को लगता है कि ये सिर्फ डिले करना चाह रहा है ट्रायल, दूसरों को तंग करना चाह रहा है, तो उसको रोक सकते हैं, अदरवाइज अलाउ किया जाता है कि हाँ भाई आप अपने विटनेस, डॉक्यूमेंट्स जो भी करना है ले आओ, क्योंकि आफ्टरऑल किसी को सजा देनी है तो उसकी बात तो सुनेंगे ना। अब जब डिफेंस कंप्लीट हो जाएगा
तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर देगा फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि केस की समरी कि भाई टोटल क्या हुआ, इसका इन ब्रीफ ये आंसर बनता है। लेकिन उस ब्रीफ में भी एक्यूज्ड एंड हिज एडवोकेट को रिप्लाई करना अलाउ होगा। नेचुरली एक बंदे ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सारी जो भी अब तक हुई वर्किंग उसको समअप करके कोर्ट के सामने समक्ष पेश कर दिया, जिसको फाइनल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। उस वक्त भी लेकिन एक्यूज्ड या उसके एडवोकेट को बोलना अलाउड होगा, दे हैव ए राइट टू रिप्लाई। और अगर उन्होंने कोई पॉइंट रखा है तो फिर पीपी साहब के पास फिर से आ जाएगी ये राइट कि वो उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। मतलब लास्ट तक ये खेल चलता रहेगा। अब जो जजमेंट होगी उसमें दोनों में से फिर फाइनली कुछ ना कुछ तो होगा, या तो सजा मिलेगी या छोड़ देंगे। वो फिर डिपेंड करेगा कि जज साहब को सारी आर्ग्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, विटनेस सारा देखने के बाद, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर मर्डर है या मेडिकल जैसे रेप वगैरह में, तो उन सबको देखने के बाद सेशन जज को क्या ठीक लग रहा है तो वो जजमेंट अपनी पास करेंगे, शैल प्रोनाउंस द जजमेंट। और ये जजमेंट जो है वो कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट के 30 दिन के अंदर होगी, ऐसा कानून में लिखा है। विद इन 30 डेज, नहीं तो मैक्सिमम 45 डेज, यानी कि अगले 1 से 1.5 महीने में, 30 दिन से 45 डेज में जज साहब कोर्ट में प्रोनाउंस कर देंगे कि भैया ये इसकी सजा है। इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, द जज विल फर्स्ट हियर हिम ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस एंड देन पास द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि लास्ट में भी, आखिरी में भी उसकी बात सुनेंगे। इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, जज शैल फर्स्ट हियर हिम, पहले उसको सुनेंगे कि भाई तेरे को सजा मिल रही है, अभी भी तुझे कुछ बोलना है तो बोल। उसके पास जो भी पॉइंट्स होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा, फिर फाइनली उसको सजा सुना दी जाएगी। तो ये प्रोसेस है। मेरे ख्याल से एक बार अगर आप इसको पढ़ लोगे जैसे मैंने कहा, तो आप आराम से एग्जाम में लिख लोगे। फिर भी खैर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो नंबरों पे व्हाट्सएप कीजिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ इसको अगर खरीदना चाहते हैं तो भी कनेक्ट कीजिए। थैंक यू।